नमस्कार मित्रों, बीपीएससी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं जनसंख्या। तो टॉपिक डाल लीजिएगा जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने देखा होगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न हर वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही मुख्य परीक्षा में जो रोजगार संबंधी जो हमारी अर्थव्यवस्था की टॉपिक है वहाँ से ये टॉपिक जुड़ जाता है, भूगोल से ये टॉपिक जुड़ जाता है, आगे की जितनी भी नीतियाँ हैं उन नीतियों से भी ये टॉपिक जुड़ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो जनसंख्या स्पेशली हम यहाँ बिहार की देखने वाले हैं, लेकिन बिहार की तुलना अन्य राज्यों से भी करेंगे, है ना, भारत से भी करेंगे। साथ ही इसका इतिहास भी देखेंगे, जनसंख्या क्या है ना, जनसंख्या का मुख्य कारण क्या होता है ना। उसके बाद इन सब की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, सभी विषय वस्तु को यहाँ पर छूने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो किसी भी देश अथवा राज्य में जनसंख्या का आकार, उसकी विशेषता, गुणवत्ता, विकास के क्रम का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय नियोजन, संसाधन का आवंटन का जो क्षेत्रीय विवरण होता है ना, साथ ही सामाजिक संरचना में बदलाव, जनसंख्या के आकार एवं विशेषताओं की सही समझ पर ही निर्भर होती है। इन्हीं सब के आधार पर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि वहाँ की गुणवत्ता क्या है, विशेषता क्या है, विकास अगर किया जाए तो जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा जनसंख्या के अनुरूप हमें नीतियाँ लाना पड़ेगा, जनसंख्या कम है तो कम जनसंख्या के अनुरूप हमें नीतियाँ लाना पड़ेगा। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए अगर देखें तो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा हो जाता है ना। बिहार का गंगा का जो मैदान है ये प्राचीन काल से ही एक बहुत ही घनी आबादी वाला देश रहा है ना, राज्य रहा है, क्षेत्र रहा है। अपने वैभव की चरम सीमा पर मगध साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर सुदूर पूर्व जो एशिया है वहाँ तक फैला हुआ था। 20वीं सदी में ही इस बात का अनुभव किया गया कि जनसंख्या मात्र व्यक्तियों की गणना ही नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवीय नियोजन एवं विकास का केंद्र बिंदु है। इसी तथ्य ने मानव पूंजी की अवधारणा को विकसित किया और 80 के दशक में यूएनडीपी ने मानव विकास के विभिन्न आयामों को आर्थिक विकास के सूचक के रूप में अपनाया। अब विकास की माप मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो विकास की जो माप है वो मानव विकास सूचकांक से की जाती है, न कि सकल घरेलू उत्पाद से। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंग्रेजी में होता है। तो जो मानव विकास सूचकांक है इसी के आधार पर विकास का क्या किया जाता है, जो माप है वो अब किया जाता है। बिहार की जनसंख्या की स्थिति, संरचना एवं विशेषताओं की पूरी जानकारी विभिन्न जनगणनाओं के आंकड़ों से अगर प्राप्त किया जाए तो वहाँ से हो पाती है, जिनकी विश्लेषण हम राज्य के संबंध में सही समझ प्रदान कर सकते हैं। तो राज्य के संबंध में देखिए इसकी विश्लेषणात्मक तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती है ना। तो जनसंख्या के आंकड़े अगर देखें 1901 से 2011 तक, तो 10 वर्षीय अगर वृद्धि देखें 1901 से लेकर अगर 2011 की जनगणना, अंतिम जनगणना हुई है, तो यहाँ पर वृद्धि दर देखें तो 1901 में, 1901 का डेटा अभी यहाँ पर नहीं है, 1911 की बात करें तो 1911 में अगर जनसंख्या देखें तो कितना था, 2,83,00,000 था। और वृद्धि दर देखें तो यहाँ पर 3.67% 10 वर्ष में वृद्धि दर देखने को मिली है ना। तो 10 वर्ष में इतनी वृद्धि देखने को मिली, जबकि 1921 का समय काल ऐसा रहा जहां पर निगेटिव वृद्धि दर देखने को मिली। यानी कि यहां पर देखें तो पहले 1911 में 2,83,00,000 के आसपास जनसंख्या थी, जबकि 1921 में देखें तो 2 लाख ये
यहाँ पर 2 लाख घट गई, यानी कि 2,81,00,000 यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर देखिए परसेंटेज 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, तो -0.66% यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी कि निगेटिव में। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन सा दशकीय वृद्धि दर था जब ऋणात्मक यहाँ पर वृद्धि दर दर्ज की गई। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो कौन सा समय, कौन सी जनगणना थी हमारी, 1921 की। 1931 की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि दर तेज हो गया, 11.45% वृद्धि दर रही। अगले वर्ष देखें 1941, यानी कि अगले वर्ष यानी कि 10 वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो 1941 में देखें तो यहाँ पर 12.2% यहाँ पर वृद्धि दर दर्ज की गई। 1951 में देखें तो 1951 की बात करें तो यहाँ 10.27% वृद्धि हुई। 61 की बात करें तो यहाँ पर 19.78% वृद्धि दर्ज की गई। धीरे धीरे ये बढ़ते गया है ना। वैसे ही 71 में देखें तो 21% की वृद्धि हुई। 81 में 24.11% की वृद्धि हुई। 1991 में देखें तो यहाँ पर 23.43% की वृद्धि हुई। 2001 में 28.62% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि 2001 से 2011 तक की बात करें तो यहाँ पर बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई, लगभग 10,41,00,000। और यहाँ पर वृद्धि दर देखें तो 25.4% यहाँ पर वृद्धि दर दर्ज की गई। तो यहाँ पर जो 1911 में 3.67% वृद्धि दर था, 21 में 11 से 21 में क्या हुआ, निगेटिव यहाँ पर देखने को मिली, दर्ज की गई। वहीं 2011 में आकर कितना हो गया, 25.42%। तो ये सारे इन सभी आंकड़ों पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो ग्राफ है, ग्राफ आपको समझ में आएगा कैसे जनसंख्या दर जो है वो वृद्धि करते हुए चली जा रही है। ठीक है, चलिए अब जनगणना की अगर पृष्ठभूमि की बात करें, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही निर्धारण एवं वितरण, साथ ही सैनिक सेवा जो था, श्रमदान था, इन सभी के लिए जनगणना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है प्राचीन काल में, अशोक के समय काल में जो लिखा गया, साथ ही यहाँ पर देखें तो मध्यकाल में आईने अकबरी है, इन सभी में जनगणना के संबंध में चर्चा मिलता है। आधुनिक काल में भारत की पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो आधुनिक काल में अगर देखें तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और 1881 से लेकर 2001 तक लगातार 130 वर्षों तक प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में जनगणना यहाँ पर की जाती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनगणना का जो कार्य है वो जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948, यानी कि जब 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद से जो भी जनगणना यहाँ पर की गई, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत उसके प्रावधानों के अनुरूप जनगणना यहाँ पर की जाती रही है। जनगणना का सारा काम जो है, सारा काम रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त केंद्र सरकार की देखरेख में होता है। बिहार की जनगणना 1911 तक बंगाल प्रदेश के अंतर्गत होती थी। ये सारी फैक्ट लिखते हुए चलिएगा क्योंकि हम बिहार विशेष कर रहे हैं और बिहार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बिहार की जनगणना 1911 तक कहाँ, बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत ही होती थी। 1911 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व बना। 1941 तक बिहार की जनगणना की जो आंकड़े प्रस्तुत की जाती थी उसमें किसकी, जो हमारा उड़ीसा था, उड़ीसा का कब तक, 1941 तक, 1941 तक जो यहाँ की जनगणना प्रस्तुत की जाती थी, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते थे, उसमें उड़ीसा के आंकड़े भी सम्मिलित होते थे।
1941 में बिहार एवं उड़ीसा का पृथक पृथक जनगणना हुआ और 1991 तक बिहार एवं झारखंड के साथ बने रहे, परंतु 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो 2001 में झारखंड एवं बिहार की अलग अलग जनगणना हुई और 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है ना, 2001 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की 14वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये कौन सी, छठी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये छठी जनगणना थी। यह 21वीं सदी की पहली जनगणना थी, कौन सी वाली, 2001 वाली, है ना। तो बिहार के जनसंख्या से संबंधित, जनगणना से संबंधित 3 चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। 1911 तक क्या था, पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई, 1872 में। 1911 में जो बिहार की जनगणना होती थी वो किसके, बंगाल प्रांत के अंतर्गत होती थी। फिर 1941 तक उड़ीसा और बिहार दोनों मिलाकर हुआ करता था, है ना। उसके बाद 2001 का जो जनगणना हुआ इसमें पहली बार बिहार की अलग जनगणना यहाँ पर हुई। इससे पहले झारखंड का भी इसमें हुआ करता था क्योंकि झारखंड भी बिहार के अंतर्गत ही आता था। तो ये 3 डेट याद रखिएगा, 1911, 41 और 2001। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब 2001 की जो जनगणना है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, फिर आएंगे 2011 वाले में। तो 2001 की जनगणना देखें तो जनगणना का जो कार्य था ये 3 चरणों में यहाँ पर किया गया। पहला यहाँ पर देखें तो जनगणना वर्ष के पूर्व मई जून माह में गृह इकाई पंजीकरण यानी कि होम लाइसेंसिंग जिसे कहा जाता है उसका काम किया जाता है। फिर दूसरा चरण देखें तो वास्तविक जनगणना 9 से 28 फरवरी को की जाती है और तीसरा चरण यहाँ पर देखें तो 5 मार्च के बीच परिशोधन यानी कि प्रोविजनल जो राउंड होता है उसे हिंदी में परिशोधन कहते हैं। परिशोधन का कार्य संपन्न होता है और राज्य में जो जनगणना थी, जनगणना का कार्य यहाँ पर देखने को मिलता है। किस आधार पर कौन कौन सी प्रशासनिक इकाई है जिसके आधार पर जनगणना का कार्य किया जाता है तो उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रशासनिक संरचना हमारा क्या है, प्रमंडल। तो प्रमंडल के आधार पर तो पहला यहाँ पर प्रशासनिक इकाई क्या है, प्रमंडल। उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे क्या हो जाता है हमारा, जिला। प्रमंडल के नीचे जिला, जिला के नीचे आएंगे तो अनुमंडल और अनुमंडल के नीचे आएंगे तो हमारा ब्लॉक यानी कि प्रखंड, है ना, प्रखंड के। उसके बाद यहाँ पर नगर देखें तो टाउन हो गया। इन सब के आधार पर तो प्रमंडल की बात करें तो कितनी प्रमंडल, 9 प्रमंडल है ना। उसके बाद जिला हमारा 38 है। अनुमंडल की बात करें, अगर 2001 की बात करें तो वहाँ पर जिला कितना था, 37 था, अनुमंडल 101 था, प्रखंड 533 था, शहर था, है ना। उसके बाद जो हमारा गांव है, इन सब के आधार पर क्या होता है, जनगणना होता है। तो ये सारी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं जनसंख्या विकास दर का वितरण यहाँ पर कैसे है। जनसंख्या विकास दर का वितरण, तो जनगणना 2001 की बात करें, 2001 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 11 की पृष्ठभूमि 1 से हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखें तो जनगणना 2001 के अनुसार 1 मार्च 2001 को बिहार की जनसंख्या कितनी थी उसको एक बार देखते हैं। एक मार्च 2001 को इस समय काल पर बिहार की जनसंख्या देखें तो कितना था, 8,29,98,509। कितना, 8,29,98,509। ठीक है, कब था, 2001 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसका स्थान पहले नंबर पर कौन है हमारा, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो इस बिहार का स्थान इन दोनों राज्यों के पश्चात तीसरे नंबर पर आता है। 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य था, परंतु बिहार विभाजन के पश्चात जब विभाजन हो गया, झारखंड अलग हो गया, तब इसकी 1/4 जो आबादी थी वो कहाँ चली गई, झारखंड में चली गई और 2 नंबर से 3 नंबर पर इसका
नंबर बन गया, ये 3 नंबर पर आ गया। बिहार की कुल आबादी देखें तो कितना था हमारा 8 करोड़ 29 लाख। भारत की कुल आबादी कितनी थी 2001 में 102 करोड़ 70 लाख, यानी कि भारत के कुल आबादी का लगभग 8.07% बिहार की आबादी थी 2001 की जनगणना के अनुसार। राज्य की कुल आबादी देखें तो कुल आबादी में 4 करोड़ 32 लाख पुरुष थे, जबकि 3 करोड़ 97 लाख महिलाएं थी। यानी कि यहां पर भी देखें तो पुरुषों की संख्या क्या है, अत्यधिक है, और महिलाओं की संख्या कम है। बिहार में दशकीय वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि जो हुई वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही तेजी से क्या हो रहा है, दशकीय वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पर तुलना करें तो 1981 से 91 के बीच अभी हमने बात किया कितना था 23.38% की यहाँ पर वृद्धि हुई थी, जबकि 1991 से 2001 के बीच देखें तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई 23 से बढ़कर सीधे 28.62% यहाँ पर हो गई। जबकि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो पहले देखें तो 1981 से 91 में 23.86% थी, वहां से घटकर 21.54% हो गई। यानी कि जहां पूरे भारतीय स्तर पर देखें तो जहां जनसंख्या वृद्धि दर घटी, वहीं बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर में और यहां पर वृद्धि हुई। तो ये क्या है, एक चिंता का विषय है। क्लियर है? चलिए, देश की सभी महत्वपूर्ण राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई। उदाहरण अगर देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल में हम महाराष्ट्र देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि दर इसी काल में अगर देखें तो 25.73% से घटकर 22.73% हो गई थी, यानी कि यहाँ पर 3% की कमी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसी क्रम में यानी कि 1981 से 91 और फिर 1991 से 2001 दो की हम तुलना कर रहे हैं, तो अभी हमने बात की किसका, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का घटा। उसके बाद हम यहाँ पर देखें महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसकी अगर देखें तो ये इसमें कितनी कमी हुई 27.27% से घटकर ये जो वृद्धि दर थी वो 24.26% हो गई। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु 15.39% से घटकर 11.72% हो गया। कर्नाटक की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर 21.12 से घटकर 17.51% यहाँ पर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण केरल की बात करें तो उसकी वृद्धि दर कितनी थी 14.32% और यहाँ से घटकर 9.43% ही रह गई। तो इन सब से अगर तुलना करें तो इन सब में जहाँ वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, वहीं बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सबकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो कौन है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में सीमांत वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। वृद्धि दर की बात करें तो कितना था, पहले देखें तो 1981-91 में कितना प्रतिशत था 25.55% था, जबकि 1991 से 2001 की बात करें तो यहाँ पर 25.85% यानी कि 0.3% ही यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में सीधे लगभग 5% से भी ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की अपेक्षा अधिक है, उनमें अगर बात करें तो कौन सी हमारी सिक्किम है, नागालैंड है, दमन एंड दीव है, दादर नागर हवेली है, ये सभी है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। उत्तरांचल, गुजरात, हरियाणा इन सब में भी कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत ही कम स्तर पर। परंतु बिहार में एक दशक के अंतर देखें तो लगभग 5% से भी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये सारा देखें तो क्या है, एक चिंता का विषय बन जाता है। राज्य में जनसंख्या की वितरण की बात करें तो वितरण भी बहुत यहाँ पर दिलचस्प है। यदि हम बिहार के भौगोलिक विभाजन पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर बिहार है ना, उत्तर बिहार राज्य की अगर देखें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है सघन आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार की आबादी जो है वो उत्तर बिहार की अपेक्षा
कम सघन देखने को मिलती है। तो इस आधार पर भी हम सारी तुलना यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जनसंख्या वितरण है ना, तो जनसंख्या वितरण की अगर यहाँ पर बात करें, एक बार जितना हमने किया उसका अगर निष्कर्ष निकालें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दशकीय वृद्धि। भारत में टोटल जनसंख्या कितना था, 102 करोड़ 86 लाख, जबकि बिहार का कितना था, 8 करोड़ 29 लाख। दशकीय वृद्धि यहाँ पर बड़े स्तर पर हुई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जनसंख्या वितरण के आधार पर देखें तो पटना का क्रमांक सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में देखने को मिलती है। पटना जो जिला है, पटना जिले की आबादी कितनी है, 47,18,000, 47,18,000। ठीक है, तो जितने भी 38 जिले हैं, 38 जिलों में सबसे ज़्यादा पटना की आबादी थी, कितनी, 47,18,000। ये सारी बातें हम 2001 वाले जनसंख्या की कर रहे हैं, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो 47,18,000 वहाँ की आबादी थी, ये राज्य की कुल जनसंख्या का 5.68% है। 1991 में ये जो जनसंख्या है इसमें 5.61% ही था, यानी कि पूरे देखें तो यहाँ पर भी इस साल भी यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद जो पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण में 39,79,000 यानी कि 4.75%, मुजफ्फरपुर में देखें तो 4.52%, मधुबनी में देखें तो 4.31%, गया में देखें तो यहाँ पर 4.18%, ये सभी जिले हैं। यानी कि जो भी हम परसेंटेज की बात करें, बिहार की कुल आबादी का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है इन सभी जिलों में देखने को मिलता है। लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, ये जो जिले हैं ये नए जिले हैं, और इनकी जो देखें तो राज्य के संपूर्ण जनसंख्या है उनके आधार पर इनकी प्रतिशतता देखें तो उसमें जनसंख्या यहाँ पर कम निवास करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें 2001 की जनगणना के आधार पर हमने किया। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर देखें, यहाँ पर औसत आबादी देखिए, एक जिले की अगर औसत आबादी देखें तो बिहार राज्य में जो भी प्रत्येक जिला है, प्रत्येक जिले में औसत आबादी देखें तो लगभग 22,39,000 यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। यानी कि टोटल कितने हैं, 38 जिले हैं, और 38 जिलों में हम औसत देखें तो एक जिलों में 22 लाख, लगभग 22,39,000 लोग रहते हैं। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मात्र 2 जिले हैं, कौन, एक तो पटना और दूसरा गया। ठीक है, और इन दोनों की स्थिति देखें तो कहाँ है, बिहार के दक्षिण में ये दोनों ही जिले स्थित है। शिवहर जिले की बात करें तो शिवहर जिले में पिछले एक दशक के अंतर्गत आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, वो भी कितनी, 36.16% सबसे अधिक वृद्धि दर यहाँ पर दर्ज की गई। आबादी की वृद्धि दर वास्तव में जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतराल है, यानी कि कितना जन्म हो रहा है और कितना मृत्यु हो रहा है। जन्म दर से मृत्यु दर को माइनस करेंगे तब आता है हमारा क्या, जनसंख्या वृद्धि दर। 1998 में भारत की जो जन्म दर थी वो कितनी थी, 26.4%, 26.4%, जबकि मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर कितनी थी, 9%। तो यहाँ पर देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में देखें तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो बिहार बंटवारे के बाद जो शेष बिहार है, शेष बिहार को जनसंख्या घनत्व में यहाँ पर भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि जब झारखंड था, झारखंड वाले इलाके में जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन क्षेत्र देखें तो क्षेत्र ज़्यादा था। जब विभाजन हो गया तो ज़्यादा क्षेत्र में कम लोग चले गए, तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व जो है वो वृद्धि हो गई तेजी से। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इतना क्षेत्र मान लीजिए ये क्या है, बिहार का क्षेत्र है और ये झारखंड का क्षेत्र है। ठीक है, ये झारखंड का क्षेत्र है। टोटल यहाँ पर जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख है ना। ये देखें तो लगभग आधे से थोड़ा ही कम है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम था, यानी कि लगभग एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, रियल नहीं है। 2 लाख यहाँ पर है, 8 लाख यहाँ पर,
तो अभी देखें तो क्षेत्र भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा है, लेकिन इतना क्षेत्र निकल गया तो इतना क्षेत्र के साथ लगभग आधा से ज़्यादा क्षेत्र, तो आधा से कम, थोड़ा कम क्षेत्र निकला, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या मात्र कितना निकला 20%। तो 80% जो जनसंख्या देखने को मिलती है वो बिहार में ही रह गई। ये एग्जाम्पल था, करेक्ट डेटा नहीं था, एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया। तो ऐसे ही जब झारखंड यहाँ से अलग हुआ तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व में भारी यहाँ पर वृद्धि हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व देखें तो कितना था, मात्र 685, यानी कि 1 किलोमीटर में 685 लोग रहा करते थे 1991 की जनगणना के अनुसार। जबकि 2000 में क्या हुआ, झारखंड अलग हुआ और 2001 में जब इसका जनगणना किया गया तो ये बढ़कर कितना हो गया 881। ठीक है, तो सीधे वृद्धि दर आप देख सकते हैं कितना वृद्धि दर हुआ है। लगभग यहाँ पर देखें तो 200 में 4 कम, यानी कि 194 जनसंख्या घनत्व यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो इसके आगे हम देखते हैं। आगे की अगर बात करें तो भारत के जो 28 राज्य है, 28 राज्यों में जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखें तो बिहार का दूसरा स्थान था, लेकिन अब 2011 की जनसंख्या के अनुसार तीसरा यहाँ पर हो गया है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये मुख्यतः 2 तथ्यों पर निर्भर होता है। पहला यहाँ पर देखिए तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है इस पर, और दूसरा देखिए तो भूमि उपयोग की पद्धति क्या है। इन दोनों बातों को यहाँ पर समझते हैं। जनसंख्या घनत्व की 2 चीज़ें 2 आधारों पर हम देख सकते हैं, उसी पर निर्भर करता है। पहला जनसंख्या वृद्धि दर और दूसरा भूमि उपयोग, है ना। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमि उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है, यानी कि जहां पर कृषि कार्य किए जाते हैं तो वहां पर लोग अत्यधिक होंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमि उपयोग बहुत ही कम मात्रा में की जाती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, लोग बहुत ही कम निवास करते हैं। तो इन 2 आधारों पर देखें तो जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है। क्लियर है ये बातें। उत्तर बिहार में देखें इन सब के आधार पर, इसी कारण से ये जो 2 पद्धति है, 2 तथ्य है जिसके आधार पर जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है, इसी कारण राज्य के सभी जिलों में एक समान जनसंख्या घनत्व नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर उत्तर बिहार में देखें तो उत्तर बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा क्या है, अधिक है। जबकि दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में देखें तो अनेक ऐसे जिले हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्व भारत से भी कम है, यानी कि भारत की जनगणना की तुलना करें जनसंख्या घनत्व की तो उससे भी कम देखने को मिलती है। राज्य में पटना की बात करें तो पटना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसका जनसंख्या घनत्व देखें तो 1471 है, जबकि कैमूर जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 383। ये सारी बातें अभी 2001 की ही हो रही है, बातें ध्यान में रखना है। 18 जिलों में जनसंख्या जो है वो राज्य के औसत कितना था उस टाइम पर 881, उससे भी अधिक है। इसमें 10 जिले उत्तर बिहार के हैं। जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखें तो पहला कैटेगरी हम ले सकते हैं जहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व जो है वो 1000 से डाउन से आते हैं, 1500 से 1000 तक है ना। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर जितने भी जिले हैं सभी जिलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जहां पर 1500 से 1000 तक जनसंख्या घनत्व है, और इनमें आने वाले जो जिले हैं वो है पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा। ये जो जिले हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो 1500 से 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं 700 से, दूसरा इसके नीचे से 999 से 700 तक,
999 से 700 तक। और इसके अंतर्गत देखें तो जिले जो हैं वो पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, भागलपुर, भोजपुर, सहरसा, बक्सर, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, शेखपुरा, अररिया, नवादा, सुपौल, ये जो जिले हैं यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 999 से लेकर 700 तक है। और तीसरा कैटेगरी हम रख सकते हैं इससे नीचे, यानी कि 699 से लेकर 300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में कौन कौन सा है? किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई, कैमूर, ये जो जिले हैं ये सारे जिले हैं जिनके अंतर्गत कितने 300 से लेकर 700 तक, इसी के अंतर्गत गया भी आता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद लिंग अनुपात की बात करें तो लिंगानुपात अगर देखें तो लिंग अनुपात सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब होता है, यानी कि समाज के बारे में बताता है कि यहाँ पर समाज का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। सामान्यतः अपेक्षाकृत जितने भी विकसित समाज होते हैं वहाँ पर लिंग अनुपात में महिलाओं की जो संख्या होती है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन भारत में देखें तो भारत में स्थिति देखें तो क्या है? भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या है? कम है। केवल यहाँ पर हमारा केरल राज्य है जहाँ पर पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। कितना? 1058। जबकि यहाँ पर पौंडीचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी 1001 है। यहाँ पर मतलब 2 ही जगह है जहाँ पर महिलाओं के पक्ष में लिंग अनुपात देखने को मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि भारत में केरल ही मानव विकास सूचकांक पर पहले नंबर पर आता है। बिहार में लिंग अनुपात की बात करें तो ये कितना है? 919 है ना। बिहार में लिंग अनुपात 919 है, जबकि पूरे भारतीय स्तर पर देखें तो यहाँ पर 933 देखने को मिलता है। क्लियर है? ये सारी बातें क्या हो गई? ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सारी बातें किस चीज़ का? 2001 की जनगणना के अनुसार है। अब हम आएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। इससे पहले 2001 की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर को भी एक बार देख लेते हैं 2001 की, उसके बाद आते हैं 2011 वाले पे। तो यहाँ पर साक्षरता की बात करें तो जनसंख्या की संरचना एवं गुणवत्ता समझने के लिए साक्षरता जो है वो इसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सूचक है। ऐसा देखा गया है कि पूर्ण रूप से विकसित समाज में साक्षरता दर बड़े स्तर पर होती है, यानी कि जो साक्षरता दर है वो उच्च होती है। स्वयं भारत में देखें तो भारत में केरल, अभी हमने बात किया किसमें? लिंग अनुपात में, वैसे ही साक्षरता दर में भी सबसे आगे है। उस समय काल में देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 90.92% यहाँ पर साक्षरता दर देखने को मिली, जो भारत में सबसे उच्च साक्षरता दर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें बिहार में, तो बिहार में साक्षरता के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में मौलिक परिवर्तन देखने को मिलता है। 1951 में देखें तो बिहार में कुल साक्षरता दर मात्र 13.49%, 13.49% कर लीजिएगा। 1951 में 13.49% ही थी, जिसमें अगर देखें तो पुरुष 22.68%, जबकि महिलाएं 4.22%, मात्र 4.22% ही महिलाएं बिहार की साक्षर थी। 2001 में देखें तो 2001 में राज्य की साक्षरता दर 47% हो गई, 47% हो गई। और इसमें भी देखें तो पुरुषों की संख्या आज भी ज़्यादा थी, है ना। 2001 के अनुसार यहाँ पर देखें तो 59.7% पुरुष यहाँ पर साक्षर थे बिहार में, जबकि 33.1% महिलाएं यहाँ पर साक्षर थी। इस भारी परिवर्तन के बावजूद भी देखें तो राज्य में साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर 2001 के अनुसार कितना था? 64.84%, उससे भी बहुत कम है। ठीक है, 64.84 और बिहार में कितना? 47% थी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। ये सारी चीज़ें आप साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है।
चलिए अब आते हैं हम सीधे 2011 की जनगणना पर। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिला है। परंतु इतने परिवर्तन के पश्चात भी बिहार की जो स्थिति है भारत में सबसे निचले स्तर पर देखने को मिलता है। तो अगला टाइटल डालिएगा बिहार की जनगणना 2011। ये सारी हम पृष्ठभूमि देख रहे थे और बिहार स्पेशल की क्लास कर रहे हैं, तो बिहार के बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए। चलिए 2001 तक हमने बात कर लिया, अब 2011 की बात करते हैं। ठीक है, 2011 की जनसंख्या। तो सबसे पहले हम फिर भारत की बात करते हैं। भारत में देखें तो भारत की जो जनसंख्या की अगर बात करें, जनगणना की बात करें, तो इसका प्रमाण 800 से 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र था उसमें भी करारोपण के आधार को अगर देखा जाए तो अधिक प्रभावी बनाने हेतु जनगणना करवाया गया था, है ना। जनगणना को उसमें उचित माध्यम माना गया था। मुगल सम्राट अकबर था, अकबर की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है आईने अकबरी, उसमें भी जनसंख्या, उद्योग एवं राजस्व के आंकड़े सम्मिलित किए गए हैं। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली सीमित जनगणना इलाहाबाद में की गई थी और उसके बाद से 1927 में बनारस, 1930 में ढाका में सीमित जनगणना कराई गई थी। जनगणना के प्रारंभिक दौर में स्थानीय स्तर पर जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत में जनगणना की अगर शुरुआत की बात करें तो भारत में व्यापक रूप से पहली बार जो जनगणना थी वो 1871-72 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 17 आधारों पर आधारित घर घर से सूचनाएं इकट्ठा की गई। लेकिन भारत की पहली आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक जो है उस पर आधारित जो जनगणना की गई थी वो तत्कालीन भारत के जनगणना आयुक्त कौन थी, यहाँ पर देखें तो WC प्लोडेन है ना, WC प्लोडेन, इनके द्वारा पहली वैज्ञानिक और तकनीकी के आधार पर आधुनिक जनगणना करवाई गई थी। इसमें बिहार की जनगणना बंगाल जो प्रांत था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत की गई थी। बिहार की पहली जनगणना अभी हमने बात किया था 1921 में 5वें जनगणना के दौरान की गई थी और वास्तव में 2011 में वर्तमान बिहार राज्य की यह पहली जनगणना है जिसमें राज्य के सभी 38 जो जिले हैं इन सभी का व्यापक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पूरे जो 38 जिले हैं उन सभी का, इन सब की बात हम यहाँ पर करेंगे। भारत में जो जनगणना का कार्य है, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948, अभी हमने बात किया कि जो भी भारत में जनगणना होती है उसका जो कार्य होता है वो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। और भारत की जो जनगणना है, भारत की जनगणना 2011 अनेक चरणों में पूरी की गई। प्रथम चरण देखें तो प्रथम चरण के अंतर्गत अप्रैल से जून 2010 तक ये जो चरण था इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में आवास लाइसेंसिंग जो होता है ना, हाउस लाइसेंसिंग और आवास गणना है ना, यानी कि हाउस सेंसस, इनका काम पूरा किया गया। और इसके आधार पर राष्ट्रीय जनगणना जो रजिस्ट्रार होता है NPR, उसको तैयार किया गया। दूसरे चरण के आंकड़ों में इन सबको क्या किया गया, भरा गया। तो इन सभी के आधार पर हम देख सकते हैं बिहार की जनगणना 2011 की अगर देखें, वहां पर बात करें तो बिहार की जो जनगणना हुई थी वो 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चली थी और इसकी शुरुआत राज्यपाल से जनगणना संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने से शुरू हुई थी। पुनः देखें तो 1 से 5 मार्च तक सभी छूटे हुए जितने भी लोग थे उन सभी की भी जनगणना यहाँ पर की गई। 28 फरवरी की मध्य रात्रि को बेघर खानाबदोश की जनगणना के साथ, मतलब उनको भी यहाँ पर उनकी भी गणना यहाँ पर की गई। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर देखें तो 1,69,864 प्रगणकों को, यानी कि जो वहाँ पर
ये सब आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनको 2997 पर्यवेक्षकों और 4504 मास्टर ट्रेनर की सहायता से ये पूरा जनगणना का कार्य यहाँ पर संपन्न किया गया। राज्य में जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना पहले हमने बात किया था 17 आधारों पर हुई थी। यहाँ पर राज्य में जो जनगणना हुई वो 29 आधारों पर यहाँ पर की गई, जिसमें देखें तो धर्म, भाषा, साक्षरता, व्यवसाय, रोजगार, स्थान परिवर्तन, है ना, जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, गैर आर्थिक कार्यकलाप क्या है, इन सभी जानकारियों पर आधारित जनगणना यहाँ पर की गई थी। इस जनगणना में लिंग संबंधी प्रश्नावली में स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त अन्य को भी यहाँ पर शामिल किया गया, ताकि जो किन्नरों की संख्या है ना, किन्नरों की संख्या भी यहाँ पर ज्ञात हो सके। जनगणना में जाति की जानकारी नहीं देनी थी, परंतु यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के साथ साथ अन्य को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया। इस जनसंख्या में ये जो जनगणना हुई, इन जनगणना में विशेष तौर पर प्रश्नावली में विकलांग बच्चों एवं महिलाओं के संबंध में जानकारी को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया, जिससे इस विशेष वर्ग के जितने भी लोग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रभावी कार्यक्रम चलाया जा सके। ठीक है, तो इसके आधार पर जाति की व्याख्या नहीं लेनी थी, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किन्नर, है ना, विकलांग, महिला, इन सब के आधार पर भी यहाँ पर जनगणना की गई। बिहार की जो अंतिम आंकड़े थी, है ना, 2011 की जो जनगणना हुई उसकी अंतिम आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जनगणना कार्यक्रम फरवरी को प्रारंभ हुई और 31 मार्च 2011 को जनगणना के जो जनगणना का संपूर्ण कार्य है वो वर्ष 2013 में अंतिम रूप से जो आंकड़ा था 2011 की जनगणना का वो 2013 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत देखें तो राज्य के कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 44,874 जो गांव थे उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया और इन सब से जितने भी आंकड़े प्राप्त किए गए, इन सब पर अंतिम आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। ये अंतिम आंकड़े थे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखें तो राज्य की आबादी कितनी थी? जो 2011 की जनगणना थी, इसके आधार पर राज्य की अगर कुल जनसंख्या देखें तो कितनी थी? 10,40,99,452। 10,40,99,452। ये अंतिम आंकड़ा था जो 2013 में प्रस्तुत किया गया 2011 की जनसंख्या के आधार पर। और इसमें भी देखें तो 5,42,78,157 पुरुष थे, जबकि 4,98,21,295 महिलाएं यहाँ पर थी। तो 2001 से 11 के बीच देखें तो कुल कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई? यहाँ पर 2,11,09,43 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, जिसका अगर अनुमान देखें तो यहाँ पर 25.4% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई। बिहार में एक जिले की औसत आबादी जो पहले कितना था? लगभग 22 लाख के आसपास था, अब कितना हो चुका है? एक जिले की लगभग आबादी देखें तो 27,39,000, है ना, 27,39,459, 27,39,459 दशमलव में भी जाए तो 0.3, है ना, यानी कि एक जिले में लगभग इतने व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। राज्य में देखें तो जनसंख्या घनत्व कितना है? अब 1106। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं 2001 वाले से कंपेयर करने हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो अभी जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। और लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात कितना है? 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। 2011 में बात करें तो राज्य की कुल देखें तो राज्य में 5,25,04,553 या फिर 61.8% लोग जो हैं वो साक्षर हैं। तो पहले जो 2001 में 47% था, अब साक्षरता दर कितना हो चुका है? 61.8
प्रतिशत, यानी कि जितने भी लोग हैं उसमें से 61.8% लोग साक्षर हो चुके हैं। और इनमें भी देखें तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 71.2% पुरुषों की संख्या, यानी कि 71.2% जितने भी साक्षर है उसमें से पुरुष साक्षर है, जबकि महिलाओं की बात करें तो 51.5% महिलाएं यहाँ पर साक्षर है। ठीक है, ये सारी बातें। उसके बाद 0 से 6 वर्ष की बात करें, 0 से 6 वर्ष की जो अवधि के बच्चे हैं, आयु के बच्चे हैं, अगर उनकी बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 1,91,33,664 है। परसेंटेज में देखें तो 18.38%, 18.38% कितना, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के यहाँ पर बच्चे हैं। और इनमें भी देखें तो कितना, 96,15,280 बालक है, जबकि बालिकाओं की संख्या देखें तो उसमें भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, यानी कि 89,66,949 यहाँ पर बालिकाएं दर्ज की गई थी। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला अगर जिला देखें, इन सबसे प्रश्न आते हैं, लिखते हुए चलिएगा। सर्वाधिक आबादी वाले अगर जिले की बात करें तो वो कौन सा है, पहले भी पटना था और आज भी पटना है। और यहाँ की बात करें तो जितना भी राज्य है ना, सर्वाधिक आबादी यहाँ पर देखें तो पटना जिले में कितने दर्ज किए गए, 58,38,465 व्यक्ति यहाँ पर दर्ज किए गए। जबकि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा पटना में कितने, 58,38,465 व्यक्ति, जबकि सबसे कम शेखपुरा में 6,36,342 है ना, 6,36,342। मधेपुरा में देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि दर थी, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में दर्ज की गई, मधेपुरा में। और कितना, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 31.12%, यानी कि जितनी भी जनसंख्या थी उसका 31.12% वृद्धि हुई। जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात करें तो सबसे कम कौन सा, हमारा गोपालगंज। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर और सबसे कम वृद्धि दर गोपालगंज में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ, मधेपुरा 31.12%, और सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात करें तो गोपालगंज है, और गोपालगंज में कितना, 19.02%। सबसे कम वृद्धि दर गोपालगंज में दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक घनत्व वाले जिले की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा जिला है, शिवहर है। सबसे अधिक, ये क्या हो गया हमारा, घनत्व हो गया, ये हो गया वृद्धि दर और ये हो गया जनसंख्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन है, शिवहर है, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कैमूर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखें तो कौन सा जिला है, कैमूर, और यहाँ पर मात्र 488। कौन सा जिला, कैमूर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर का है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसे ही हम देखें तो लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है ना, सबसे अधिक 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर कहाँ है, गोपालगंज। तो यहाँ पर हम लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोपालगंज। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज में कितनी है, 1021 महिला 1000 पुरुषों पर। जबकि सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो मुंगेर में है, सबसे कम मुंगेर में 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, साक्षरता दर की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, ये भी लिख लीजिएगा,
सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास में है 73.37%। ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम पूर्णिया में है 58.08%। कहाँ? पूर्णिया। सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो याद रखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना जिले में है और सबसे कम शेखपुरा में। वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर, तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में हुआ 31.12%, जबकि सबसे कम गोपालगंज में हुआ 19.02%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा शिवहर में है, 1880 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, जबकि सबसे कम 488 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में कैमूर जिले में रहते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपातों में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं के साथ गोपालगंज सबसे ऊपर है, और सबसे कम की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं मुंगेर जिले में हैं, जो सर्वाधिक कम यहाँ पर देखने को मिलता है। साक्षरता दर की बात करें तो 73.37% साक्षरता दर के साथ ही रोहतास नंबर 1 पर बना हुआ है, जबकि सबसे निचले पायदान पर देखें तो 58.08% के साथ पूर्णिया देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो राज्य में जो जनगणना हुई इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम रूप से जो 2011 में जनगणना घोषित की गई उसके परिणाम के आधार पर देखें तो भारत की कुल आबादी कितनी थी? 121 करोड़, है ना, 121 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति, जिसमें से देखें तो कितना 62 करोड़ 31,21,883 पुरुष हैं, और साथ ही महिलाओं की बात करें तो ये 58 करोड़ 74,47,730 महिलाएं हैं। बिहार की कुल आबादी देखें तो बिहार की कुल आबादी 10 करोड़ 40,99,452 है, और इसमें से भी पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, 5 करोड़ 42,78,157 पुरुष, जबकि महिलाओं की संख्या देखें तो यहाँ पर कितना 4 करोड़ 98,21,295 महिलाएं हैं। जहां भारत में जो दशकीय वृद्धि हुई, भारत में दशकीय वृद्धि कितनी हुई? 17.7%। ये तुलना कर लीजिएगा और साथ में लिखते हुए चलिएगा। जहां भारत में दशकीय वृद्धि 17.7% थी, वहीं बिहार की दशकीय वृद्धि 25.4% थी। तो बिहार से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि दर देखने को मिला। ठीक है, ये सारा कंपेयर आपको करते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पर देखें तो जो कुछ हद तक संतोष की बात हम ऐसे देख सकते हैं, संतोष की बात समझ सकते हैं कि राज्य में जो दशकीय वृद्धि दर थी 1991 से 2001 में 28.62% जो था वो 2001 से 11 में घटी हुई है, और घटने के साथ भी देखें तो 25.4% है। बिहार में कुल जनसंख्या देखें तो कुल जनसंख्या का 5.61% केवल पटना जिले में ही निवास करती है, जबकि शेखपुरा में देखें तो शेखपुरा में सबसे कम, यानी कि बिहार की कुल आबादी का 0.61% आबादी ही शेखपुरा में निवास करती है। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला अगर जिला देखें तो पूर्वी चंपारण है, जहां राज्य की 4.89% जनसंख्या निवास करती है। बिहार में जो अधिकतर आबादी है वो उत्तर बिहार का जो पूर्वी है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण है, सारण है, सिवान है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी, ये जो जिले हैं यहाँ पर अधिकतर आबादी बिहार की निवास करती है। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद, कैमूर, ये जो क्षेत्र है राज्य की कुल आबादी का केवल 6% भाग जो है और इससे भी कम इन क्षेत्रों में निवास करती है। अब यहाँ पर लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात भी हम देख लेते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो अत्यंत चिंता का यह विषय है, क्योंकि राज्य में देखें तो राज्य में जो 38 जिले हैं, 38 जिलों में से केवल गोपालगंज को छोड़ दें
क्योंकि गोपालगंज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो गोपालगंज को अगर छोड़ दें तो उसको छोड़कर सभी जिले हैं, सभी जिलों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। अगर भारतीय स्तर पर देखें, भारत के स्तर पर देखें तो यहाँ पर लिंग अनुपात जो है वो कितना है 943। भारत के स्तर पर कितना है 943, यानी कि भारत के स्तर पर भी सही नहीं कहा जा सकता। 1000 पुरुषों पर 943 है, जबकि बिहार में देखें तो बिहार में इससे भी कम है, कितना 918। तो ये भी चिंता का विषय है। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करें तो अभी हमने बात की कहाँ, गोपालगंज में है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर देखें तो दूसरे स्थान पर उसी का पड़ोसी जिला सिवान है, कितना 988। ठीक है, 988 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। तीसरे स्थान पर देखें तो तीसरे स्थान पर उसी का पड़ोसी सारण, जहां पर लिंग अनुपात कितना है 954। तो सारण जो प्रमंडल है ना, सारण प्रमंडल देखें तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण, और इन तीनों में देखें तो लिंग अनुपात के आधार पर तीनों क्रमबद्ध तरीके से हैं। पहले नंबर पर गोपालगंज जहां पर 1021 लिंग अनुपात है, दूसरे स्थान पर सिवान 988 और तीसरे स्थान पर हमारा सारण है जहां पर लिंग अनुपात 954 है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला अगर जिला देखें तो अभी हमने बात किया कौन सा है, पटना है। और यहाँ पर पटना की बात करें तो ये राज्य की राजधानी है, और जहाँ भी राज्य की राजधानी होती है वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या देखने को मिलता है। तो पटना की बात करें तो पटना में मात्र 895 महिलाएं है ना, पटना में जो लिंग अनुपात कितना है 895 महिलाएं ही 1000 पुरुषों के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर जो जिला है, मुंगेर में देखने को मिलता है, सबसे कम लिंग अनुपात। ठीक है, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर कितने 876 महिलाएं दर्ज की गई हैं। देखा जाए तो सबसे बेकार स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। राज्य में देखें तो जो किशनगंज है, किशनगंज में 950 है लिंग अनुपात, पूर्णिया में 929 है, सुपौल में भी 929 है, अररिया में 921 है, जमुई में भी 921 है, कटिहार में 919 है। ये जो है यहाँ पर पिछड़े अल्पसंख्यक बहुत जिलों में लिंग अनुपात प्रगतिशील जिलों में, जो प्रगतिशील जिले हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही अधिक है। जो प्रगतिशील आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर लिंग अनुपात निगेटिव स्थिति में देखने को मिलता होगा, लेकिन जो एवरेज है, पिछड़े क्षेत्र हैं, अल्पसंख्यक बहुल जो जिला है वहाँ पर लिंग अनुपात इन विकसित जिलों की अपेक्षा अच्छी देखने को मिलती है। चलिए अब इसके बाद साक्षरता की स्थिति देखते हैं कि साक्षरता की स्थिति क्या है। तो बिहार में साक्षरों की संख्या देखें तो साक्षरों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है 5,25,00,000 है ना, 4,553 है। और इनमें भी देखें तो पुरुषों की संख्या आज भी ज़्यादा है, कितने 3,16,08,023 जो व्यक्ति है ना, ये पुरुष इतने साक्षर है, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता संख्या है वो 2,08,96,530 है। राज्य में साक्षरता दर अभी हमने बात किया कितना है 61.8%। राज्य में साक्षरता दर कितना है 61.8% है ना। और इनमें भी देखें तो पुरुषों की संख्या कितनी है 71.2%, 71.2%, जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 51.5%। ठीक है, ये सारी डेटा आप लोग लिखते हुए चलिए, क्लियर है। चलिए इसके अगर भारत के स्तर पर देखें साक्षरता दर, तो भारत के स्तर पर कितना है 73% है ना। तो भारत के स्तर पर साक्षरता दर 73% है, और भारतीय स्तर पर पुरुषों की संख्या देखें तो 80.9% पुरुष साक्षर है, जबकि 64.6% महिलाएं यहाँ पर साक्षर हैं। बिहार की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी मात्र 47%, और उसमें भी हमने क्या देखा था कि 59.68% पुरुष यहाँ पर साक्षर थे, जबकि 33.12% यहाँ पर महिलाएं साक्षर दर्ज की गई थी। बिहार की बात करें तो बिहार के लिए संतोष की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो
चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान और साथ ही यहाँ पर टोटल लिटरेसी मिशन। इन दोनों के प्रभाव के अंतर्गत साक्षरता स्तर बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ा है। इसमें विशेषकर देखें तो महिलाओं की साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो प्रशंसनीय यहाँ पर मानी जा सकती है। राज्य में सबसे अधिक साक्षरता रोहतास जो जिला है वहाँ पर दर्ज की गई है, जहाँ 73.37% जो आबादी है वो क्या है, साक्षर है। और सबसे कम देखें तो सबसे कम पूर्णिया में दर्ज की गई है, जहाँ पर 51.08% लोग ही साक्षर है, यानी कि आधा से बस थोड़ा सा ज़्यादा, 1% ज़्यादा। 70% से भी अधिक या इसके आसपास साक्षरता वाले जो जिले हैं उनमें देखें तो सबसे पहले तो हमारा देखें तो पटना है 70.68%, भोजपुर 70.40%, बक्सर है वहाँ पर 70%, कैमूर जो है वहाँ पर 69.34%, मुंगेर में 70.46%, औरंगाबाद में भी देखें तो वहाँ पर भी 70.32%, सिवान की बात करें तो सिवान में भी 69.45% लोग साक्षर हैं। ठीक है, साक्षरता की जो स्तर है वो पश्चिमी चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण की देखें तो पश्चिमी चंपारण में 55.7%, पूर्वी चंपारण में 55.79%, शिवहर में 53.78%, सुपौल की बात करें तो सुपौल में 57.67%, अररिया में 53.53%, किशनगंज 55.46%, कटिहार में देखें तो कटिहार में भी 52.24%, मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में 52.25% है ना। सहरसा है, सहरसा में 53.20%, दरभंगा जिला वहाँ पर देखें तो 56.56%, मधुबनी में 58.62%। इन सब जिलों में देखें तो इस प्रकार से साक्षरता दर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें से देखें तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अगर देखें भारत के स्तर पर देखें तो 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 में ये 325 से बढ़कर 382 हो गया। ठीक है, तो आज 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी समय काल में देखें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, 881, और 881 से बढ़कर कितना हो गया है, 1106। ठीक है, तो 881 से बढ़कर 1106 हो गया है। बिहार में बात करें तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अभी हमने देखा कौन सा है, शिवहर है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। और साथ ही सबसे कम की बात हमने की थी 488, कहाँ, कैमूर में। कैमूर में सबसे कम 488 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमने 3 कैटेगरी डिवाइड किया था है ना, 1500 या इससे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी वाले अगर जिलों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा वैशाली, जहाँ पर 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बेगूसराय 1549, पटना में देखें तो 1823, मुजफ्फरपुर में 1514। यानी कि इन चारों की तुलना करें तो इन चारों में सबसे नंबर 1 पर कौन है, पटना, जहां पर 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा इसके आधार पर वैशाली आ सकता है, तीसरे स्थान पर हमारा बेगूसराय, चौथे पर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये देखें तो ये मुख्य रूप से क्या है, एक चिंता का विषय है कि राज्य के किसी भी जिले में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत के बराबर नहीं है। जनसंख्या का घनत्व इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि राज्य में जनसंख्या घनत्व के अनुपात में आर्थिक संसाधन के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, रोजगार, व्यवसाय, इन सबको, सामाजिक संस्थाओं में हम क्या देख सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में गरीबी की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। तो जहां पर इतने बड़े स्तर पर देखें तो भारत की तुलना में बिहार राज्य में बड़े स्तर पर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। जनसंख्या भी अत्यधिक है,
लेकिन इसके अनुसार देखें तो बेसिक चीज़ें होती है विकास के लिए, जैसे यहाँ पर क्या चीज़ हमने देखा, रोजगार, व्यवसाय उतने स्तर पर उपलब्ध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर नहीं प्राप्त होती। तो इन सब के आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गरीबी की समस्या धीरे धीरे यहाँ पर गंभीर होते जा रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने बात की थी 0 से 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी अगर स्थिति देखें तो राज्य में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति जानने की भी आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सके। बिहार में देखें तो 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी संख्या हमने पीछे देख रखा था, कितना था, 1,91,33,964। ठीक है, इसमें भी देखें तो बालकों की संख्या अत्यधिक हमने देखा था और बालिकाओं की संख्या यहाँ पर कम। इनमें जो बालकों में लिंगानुपात देखें तो कितना है, 935। ठीक है, 935, यानी कि अगर देखें तो जो बड़ों का लिंगानुपात है उससे ज़्यादा ये दर्ज किया गया है। ठीक है, तो लिंगानुपात कितना है, 935, जबकि 2001 में देखें तो कितना था, 942, यानी कि 2001 की अपेक्षा क्या हुआ है, कम हुआ है ये लिंगानुपात। ठीक है, क्लियर है इतनी सारी बातें। अब इसमें थोड़ा सा जिलों को भी देख लेते हैं। जिलों में अगर देखें तो सबसे कम लिंगानुपात वैशाली में है 904, सबसे अधिक किशनगंज में है 971, पटना में 909, लखीसराय में 920, जहानाबाद में 922, बक्सर में 934, कैमूर में 942, पूर्वी चंपारण में 933, मुजफ्फरपुर की बात करें तो 915। ये सभी क्या है, चिंताजनक ही तो स्थिति है। ऐसे लिंगानुपात गिरते जाएगा तो एक समय काल ऐसा आएगा जब कई पुरुष अविवाहित ही यहाँ पर रह जाएंगे, है ना। तो इससे समाज की जो संरचना है वो संरचना इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। 0 से 6 वर्ष की जो श्रेणी है इसमें बालिकाओं की निम्न संख्या जो है ये सारी चिंताजनक है। जनसंख्या से जो प्राप्त आंकड़े हैं वो प्रभावी एवं सफल लोक प्रशासन के अविभाज्य स्रोत हैं। इस जानकारी के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं हों या फिर नीति आयोग की योजनाएं हों, वार्षिक योजनाएं हों, कल्याणकारी परियोजनाएं हों, लोक नीति का निर्माण से संबंधित कोई यहाँ पर विकास किया जाए, तो इन सब का आधार ही हमारा क्या है, जनसंख्या है। साथ ही यहाँ पर देखें तो जो शोधकर्ता हैं, व्यापारी एवं अन्य संस्थाएं हैं, उन सभी की ज़रूरत को भी ये जनसंख्या का जो आंकड़ा है ये क्या करता है, उनकी ज़रूरत को पूरा करता है। जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष में भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ें एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये जनगणना की गई 2011 की, इसमें जो 19 आधार थे, 19 आधार क्या थे, कभी कभी प्रश्न ऐसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी में। तो 19 आधारों पर पहला क्या था, व्यक्ति का नाम, दूसरा परिवार के मुखिया से संबंध उनका क्या था, तीसरा उनका लिंग क्या था, स्त्री पुरुष या अन्य, जन्म तिथि यहाँ पर पूछा गया, पांचवा वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है कि वैवाहिक है या नहीं है, छठा विवाह के समय उनकी आयु क्या है, सातवां धर्म कौन सा है, आठवां SC ST है या कोई अन्य है, नौवां निःशक्तता, 10वां मातृभाषा, अगला अन्य भाषाओं का ज्ञान इन्हें है या नहीं है, साक्षरता की क्या स्थिति है, शिक्षा संग्रह की क्या स्थिति है, प्राप्त शिक्षा का उच्च स्तर उनका क्या है, जो वर्ष है वर्तमान वर्ष की कोई कामकाज किया या नहीं किया, है ना, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी क्या रही, व्यवसाय क्या करते हैं, उद्योग व्यापार या सेवा का प्रारूप क्या है, कर्मी जो है, कर्मी मतलब जो वहाँ पर जनसंख्या कार्यरत है उनका कार्य क्या है, गैर आर्थिक कार्यकलाप क्या है, कामकाज की खोज कैसे किए, है ना, कार्यस्थल की दूरी क्या रही, जन्म स्थान क्या रहा, पूर्व निवास का स्थान क्या है, स्थान परिवर्तन का कारण क्या है, अगर उसने स्थान परिवर्तन किया तो स्थान परिवर्तन के बाद गांव में हो या शहर में हो उसमें निवास की अवधि कितनी हुई, जीवित बच्चे कितने हैं, कभी भी
जो बच्चे हुए हैं उनकी संख्या क्या है, 1 वर्ष के दौरान जीवित बच्चे कितने पैदा हुए हैं, इन 29 आधारों पर जनगणना यहाँ पर की गई थी। तो उन सभी का ब्यौरा मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आशा करता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग लिखे होंगे और उसी के आधार पर पिछले वर्ष से, यानी कि मैंने 2001 का भी बताया, इतिहास भी बताया कब से प्रारंभ हुआ और 2011 भी बताया, तो कंपैरिजन करके आप पढ़िएगा। 2001 और 2011 दोनों का कंपैरिजन करके पढ़िएगा और वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि पिछले वर्षों का आप प्रश्न पत्र उठा के देखें तो वहाँ पर दोनों में कंपेयर करके प्रश्नों को पूछे गए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इन सब के आधार पर आप अपना तैयारी करिए, परीक्षा में अच्छा अंक आप सभी को प्राप्त होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।